हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। आज हम लोग जो है पुनः एक नई क्लास के साथ उपस्थित हैं, जिसमें जो है 20वां भाग है 30 क्वेश्चंस का मैथ के। ठीक है, तो देखिए ज़रा बिना टाइम खराब किए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। पहला लिखा है सवाल कि यदि इतना 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 है तो एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसमें कई बार ये सवाल हो चुका है और इसमें हमने आपको बताया कि अगर कहीं पे हमारा ऐसा लिखा है ए की पावर एक्स बाई, तो ये ए की पावर एक्स बटे कितना लिखा जाता है बाई। ठीक है, सबसे पहला यही काम है। तो यहाँ पे जो भी है, अगर कुछ नहीं होता है तो दो होता है, 4 की पावर एन बटे कितना हो गया, तो उस सूत्र के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे आधार 4 है तो इसकी भी वैल्यू हमें 4 ही बनानी है। तो भाई देखिए 1024 है, इन्हें 4 से ही काटना है। 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, फिर 4 से काटो। 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 से 16 चौकू 64, 4 चौक 16। कितनी बार आए, 1 2 3 4 5, अर्थात ये 4 की पावर, इसे हम क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, अब आधार इनके बराबर होते हैं तो घातांक भी समान होने चाहिए। तो n बटे 2 तुलना करने पे आधार हट जाएंगे, बराबर 5 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, n बराबर 5 दूनी 10, अर्थात n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा सवाल का सलूशन है। तो ये सवाल जो है आर्मी में बहुत बार पूछा गया है, इसे कृपया जरूर बार बार जरूर सीखिएगा, क्योंकि ये 99% आने की चांसेस हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या को 113 से भाग दें तो 19 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो देखो सबसे पहली बात है कि जब हम 113 से भाग दे रहे थे 19 शेष बच रहा था, तो पहले हम संख्या ही पता कर लेते हैं। तो 9 3 12 और 2 1 3 और कितना 1। अब हमसे कह रहा है अगर हम इस संख्या को 13 से भाग करें तो 13 ढाई 130, यानी कि हमारे पास कितना शेष बचेगा, 2। ठीक है, तो शेष फल हमारा आएगा 2। यही हमारे सवाल का सलूशन है। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल बहुत आता है, और आज के जो जितने भी सवाल रखे गए हैं वो सब ऐसे रखे गए हैं, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पे रखे गए हैं, और ये कई कई बार पूछे गए हैं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए अगला कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किस चाल से जा रहा था, 15 की चाल से, और वापस आता है 10 की चाल से। कह रहा है कि औसत चाल। तो जरा देखो, मान लो वो यहां से यहां तक पहले गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वापस आया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये इधर के लिए गया था फिर वापस आया है। ठीक है, तो इसमें औसत चाल पूछ रहा है, तो एक बार जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है। तो जब भी कभी ऐसी बात करे औसत चाल, देखो तो एक बार जाने का और एक बार आने का, गया किस चाल से है, 15 से, वापस आया है 10 से, और बटे में इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितने हो गए, 25। ठीक है, पचम 25, पांतियां 15, पान दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, अर्थात जो उसकी औसत चाल रही वो रही 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब भी ऐसा औसत चाल का आए तो ये दो और जाने का चाल, आने की चाल, और बटे में दोनों का योग काट देंगे और आपका जो भी सरलीकरण करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1250 है, यदि प्रति वर्ष 20% की दर से कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 20%, तो कह रहा है 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। है ना, अब तो लोग शहरों में ज्यादा बस रहे हैं, गांवों से पलायन करते आ रहे हैं। तो देखिए जरा यहाँ से, तो वही है कि भाई जनसंख्या कितनी दे रखी है, 1250, और हर साल जो है 20% लोग, यानी 100 में से 20 चले आते हैं, तो बचते कितने हैं, 80। पहली साल ये प्रक्रिया रही, दूसरी साल भी यही प्रक्रिया है, और अगर यह 3 वर्ष का दिया होता तो आगे और बढ़ जाते। अब यहाँ 2 ही वर्ष दिए हैं, इसलिए हम 2 ही साल का निकालेंगे। ठीक है, तो काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 50 दूनी 100, 4 दूनी 8 एकम 8, अर्थात जो जनसंख्या रह जाएगी वहां पे
वो रह जाएगी 800। कितनी जनसंख्या रह जाएगी? 800। ठीक है, तो दर चाहे एक हो, एक जैसी, जिसने इसने 20% दे दिया, हो सकता है कि अगली बार अलग अलग दर दे दे। यहाँ पहली 20 दे दे, फिर 10 दे दे, तो हम यहाँ पहले 80 लिखते, फिर 90 लिख लेते। अगर और कुछ देता तो वो लिख लेते, लिखते इसी टाइप से। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है 64% का वर्गमूल। देखो जरा ऐसे, ये सवाल जो है जब भी इसमें पूछेगा तो पहले डायरेक्ट नहीं करना है। अगर डायरेक्ट करोगे तो ये सवाल आपका गलत आएगा। जैसे ये नहीं करना है कि भैया 64% का वर्गमूल निकाला अंडर रूट और नहीं ले 8%, ये आंसर आपका क्या है? गलत है। ठीक है, तो सीधे सीधे 64% का जो वर्गमूल है इस टाइप से नहीं निकालना है, पहले इसे भिन्न में निकालना है। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे। अर्थात ये 64 है, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, काटने की तो गलती कभी नहीं करना। तो ये 64 हो गया 8 का, और 100 कितने का हो गया? 10 का। अब आपको पहले सिखाया गया था कि कैसे करके भिन्न को, अगर किसी ने नहीं सीखा है तो ये चैप्टर हमारा जो है प्रतिशतता नाम से एक चैप्टर है यूट्यूब पे, आप उसे देखिएगा, उसमें बताया गया है। ठीक है, कि भाई कैसे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक है उसमें। तो जैसे 3/5 लिखा होता था तो गुणा में 100 लगाते थे, 5 दूनी 10, 20 तियां 60, यानी कै % आ जाता था। तो ऐसे ही अब हमारा जो है 8/10 ये साधारण भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है। गुणा कितने से करेंगे? 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल, अर्थात कितना हो गया? 80%। कितना हो गया? तो भाई 64% का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा? 80% आएगा। कितना आएगा? ये आपका सवाल हल हो गया है। ये आपका सवाल आ गया कितना? आपका 80%। आप लोग हमें बताएं क्वेश्चन कि भाई ये 25% का वर्गमूल कितना होगा? वर्गमूल कितना होगा? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा सवाल कि 25% का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा। सही है, तो इसे सॉल्व करिएगा। ये आंसर आपका कैसा है? 25%। ठीक है, अगला कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 16/25 गुना है यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर है। कैसी है? परस्पर समान है। तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो जब भी ऐसा सवाल बताया था तो ये लिखा है 16/25, तो यानी 25 रुपया पे 16 रुपया ब्याज हो रहा है। दर और समय की संख्या कैसी है? बराबर। तो जब भी दो चीजें बराबर होती हैं तो आपको बताया था कि अंडर रूट में बंद कर लेना, लिखना है 16/25। आप लोग लिखते थे ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ऐसा ही तो करते थे। काट लीजिएगा, 25 चौका 100, 16 चौकू 64, 64 का क्या % आ गया? 64 का आ गया 8। अगर दर पूछी है तो प्रतिशत लगा देते, अगर समय पूछा होता तो आपका आंसर 8 आया था, तो यहाँ पे 8 वर्ष हो जाता, क्योंकि वो यही कह रहा है कि जो प्रतिशत की दर है वही समय की संख्या है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसी थी? बराबर थी। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो इसी टाइप से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार को आम के 12 कार्टून खरीदे। एक दुकानदार ने, कार्टून का मतलब होता है जिसमें पेटियां भरी हुई होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 12 कार्टून खरीदे, प्रति कार्टून में 6 पेटियां थीं। एक कार्टून में कितनी पेटियां थीं? 6। कह रहा है प्रत्येक पेटी का भार 15 किलोग्राम था, एक पेटी का भार भी 15 किलोग्राम था। तो कह रहा है उसने बताओ कुल कितने किलोग्राम आम खरीदे। ठीक है, तो जरा देखिए, अब यहां से पहले कह रहा है कार्टून कितने थे? 12। अब एक कार्टून में कितनी पेटियां थी? 6। तो यहां गुणा करें 6, यानी 12 छंग 72। टोटल पेटियां हो गई कितनी? 72। एक पेटी का जो वजन है वो है 15 किलोग्राम। सही है, तो ये टोटल आपका वजन आ गया कितना है? इतना। ठीक है, तो भाई 15 छक्का 90, यानी कि इनकी गुणा आ गई 90, 12 नेमा 108 और एक 0, अर्थात जो पूरा वजन है सभी कार्टून्स का वो कितना हो गया आपका? 1080 किलोग्राम। कितना आ गया है? तो ये ऑप्शन आपका सी ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा आएगा तो यहाँ से जैसे जितनी भी संख्या दे रखी हो, एक कार्टून जो भी कुछ हो उनका वजन, फिर एक का वजन, सबकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, टोटल वजन आपका निकल जाएगा।
कह रहा है ए और बी जो है मिलकर अगर कोई काम करें तो 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? मिलकर काम करें तो 6 दिन लगते हैं। अब कह रहा है बी अगर अकेला करे तो कै दिन लगेंगे? 10 दिन। तो पूछ रहा है ए अकेला, तो भाई दोनों के काम से पहले एक का काम घटा दो, दूसरे का बच जाएगा। दोनों कै काम करते हैं 6 दिन में, एक अकेला करता है 10 दिन में, इन्हें घटा लीजिए, कितना बचा? 4। ये दूसरे का काम निकल जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा मिलके दिया हो, उन्हें एक का दिया हो, तो इसी टाइप से निकाल लीजिए। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15। अर्थात ए अगर अकेला काम करेगा तो उसे कै दिन लगेंगे? 15 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि इसकी वैल्यू ये है तो इसका मान कितना होगा। तो देखो, इसमें जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो यहाँ पे जो बटे है उसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, ना कि ऊपर वाले को। ऊपर वाले को बना लिया तो भाग करने में समस्या होगी। जैसे अगर हम अंडर रूट 5/6 हैं तो हम इनकी गुणा 6 से करिएगा। कितने से? तो अगर हम ऐसा बना लें, 5/6 है और यहाँ 5 से गुणा कर दें, तो देखो 6 पंजे 30 और यहाँ भी 6 पंजे कितना? 30। ठीक है, तो एक संख्या हमारी वही आएगी जो यहाँ पे वर्गमूल दे रखा है, और एक संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। जैसे यहाँ पे 6 बनी है, यहाँ पे 5 का बना है। ठीक है, तो कभी भी ये गलती ना करें कि ऊपर वाली संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। हमेशा नीचे की संख्या यानी हर ही पूर्ण वर्ग बनाना है। अब देखिए यहाँ से ये हमारा सवाल आ गया, अंडर रूट 6 पंजे 30 और बटे में 6 छंग 36। अब 30 की तो वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 5.477, और बटे में 36 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 6। ठीक है, तो अब इन्हें हम भाग कर लीजिए। अगर वैसे भाग ना आए तो सवाल गलत ना करें। ठीक है, आप इसे प्रॉपर भाग करिएगा। 5.477, तो 6 नेम 54, पॉइंट पहले ही लगा दीजिए, कुछ नहीं बचा 7, 6 एकम 6, और यहाँ एक बचे, कितने आप ले लेंगे? 7, 6 दूनी 12। देखो क्या हमारा आंसर मिल रहा है? 912 है कहीं पे? तो आपका जो आंसर है वो पहला ही ठीक है, यानी कि आंसर आ गया आपका 0.912। ठीक है, तो यही हमारा सवाल क्या हो गया? सॉल्व हो गया, और आंसर हमारा 912 है। आगे देखिए ये दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे है घात 4, तो इसे डबल बार में करना है, 2 टाइम में। कैसे? पहले हम निकालेंगे x² प्लस 1/x²। क्या करते हैं, जो भी ये दिया होता है इसका वर्ग करते हैं, प्लस है तो 2 माइनस करते हैं, इसकी वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अर्थात 2 दूनी 4 और -2, अर्थात ये फिर से हमारा x² प्लस 1/x² की भी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2 है। अब हम इसका पुनः वर्ग करें तभी 4 आएगी, तो इसका पुनः वर्ग करिएगा तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, और इसका भी हम वर्ग करेंगे। फिर से हमें 2 घटाने हैं क्योंकि चिन्ह हमारा फिर से प्लस का था, तो 2 दूनी 4 -2, अर्थात इसका आंसर आपका लास्ट में भी कितना आया है? अब इसकी चाहे आप कितनी भी बार वर्ग करते रहिएगा, हर बार आंसर आपका कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो गया। सही समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए कह रहा है एक थैली है जिसमें 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के सिक्के जो हैं, यानी कि कितने कितने के सिक्के हैं? 2 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं, और सिक्कों का जो अनुपात है संख्या का वो दे रखा है 5, 3 और 2। अर्थात कहने का मतलब है कि उस थैली में 2 रुपया के अगर 5 सिक्का हैं तो 5 के 3 हैं और 10 के कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो कह रहा है इस सिक्कों का कुल मूल्य 1080 रुपया है, 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं ये बताना है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल दिया हो तो सबसे पहले जो भी आपका अनुपात दिया होता है इसे हम रुपए में बना लेते हैं। जैसे 2 रुपया के अगर आपके पास 5 सिक्का हो तो कै रुपया हो गए? 10 रुपए। और 5 रुपया के अगर 3 सिक्के हैं तो 5 तियाँ 15 रुपए। 10 रुपए के 2 सिक्के हों तो 10 दूनी 20 रुपए, यानी टोटल आपके पास हो गए कितने? 45 रुपए। अगर हम मान लेते कि यही हैं तो हमारे पास रुपया होते कितने? 45। लेकिन ये बता रहा है रुपया 1080 है, रुपए कितने हैं? 1080, तो इनको भाग कर लो कितने से? 45 से। पूछ रहा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के थे, तो कौन से पूछ रहा है? तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3। काट दो, 3 एकम 3 पंजे 15, काटिए।
15 सत्ते 105, 3 बचे, 15 दूनी 30, अर्थात जो 5 रुपए के सिक्के थे वो आपके पास कितने थे? 72 सिक्के थे। कितने थे? ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो गया। सही है। अगला सवाल देखें। 72 डिग्री का कोटि पूरक है ना, तो देखो कोटि पूरक होते हैं कितने के? 90 डिग्री के। कोटि पूरक यानी कि दो ऐसे कोण जिनका योग 90 हो, और एक होता है समपूरक। तो समपूरक होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180। ठीक है, तो हमसे पूछ ये रहा है कोटि पूरक वाला। तो क्या करना है आपको? 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटा देंगे, कितना बचेगा? 8 बचा 1, यानी कि जो कोटि पूरक कोण है वो 18 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये हमसे संपूरक का पूछता तो हम 180 से घटाते। ठीक है, आगे देखिए सवाल। अगले सवाल में कह रहा है लोहे का एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है को गला करके 6 सेंटीमीटर लंबे, 4 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर मोटे ठोस घन बनाए गए हैं, घनों की संख्या बताइए। जरा देखो यहाँ से, ये हमसे ये बता रहा था कि घन है। क्या है? घन। एक घन है, ठीक, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? और एक हमारे पास दिया हुआ है घनाभ। क्या दिया है? घनाभ, जो कि हमारे पास है जिसे हमें बनाना है। तो वो दे रखा है हमारा, इसकी लंबाई कितनी है? 6, चौड़ाई कितनी है? 4, और मोटाई इसकी कितनी है? 2। ठीक है, इसकी हमें संख्या बनानी है, तो इनके आयतन दोनों के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो घनों की जब भी कभी संख्या पूछे, घनों की संख्या, घनों की संख्या, तो बड़े चीज का आयतन बटे छोटी चीज का आयतन। अच्छा, घन का आयतन होता है भुजा की घात कितना? 3, भुजा की घात 3। और घनाभ का होता लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो इनको आप बटे में रख लीजिए, इसको हमें 3 बार रखना है, यानी कि हो जाएगा आपका 12 गुणा 12 गुणा 12। और इसमें इसकी लंबाई है 6 गुणा 4 गुणा कितने? 2। सही है, काट लो भाई। 6 दूनी 12, 4 तियां 12, 12 तियां 36। अर्थात इस नाप के कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं? सॉरी, घनाभ बनेंगे। देखिए, घनाभ, घनाभों की संख्या जरा देखिए यहाँ से, तो कितने घनाभ बन जाएंगे? 36 घनाभ बनेंगे। ठीक है, आपका आंसर आ गया कौन सा? सी वाला। तो कितने घनाभ बनेंगे? 36। समझ गए सवाल को? आगे देखिएगा। कह रहा है 5 घंटियां हैं जो 3, 4, 5, 6, 8 सेकंड के बाद बजती हैं, तो वे 24 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले हमें लासा लेना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और कितने? 8। तो ये सब हमें लग रहा है कि सब तो किसी से नहीं कट रहे हैं, फिलहाल 2 से काटिए। 3 2 दूनी 4, 5 2 तियां 6, 2 चौक 8। एक बार 2 से, और 3 2 एकम 5, 3 और 2 दूनी 4। अब 3 से काट लीजिए, 3 एकम 5, 3 एकम 2। अब कोई किसी से नहीं, अब सब अभाज्य संख्याएं ही हैं। 5 दूनी 10, 10 तियां 30, दूनी 60, दूनी 120। अर्थात हमारा जो लासा है वो आ गया है 120। 120 ये सब दिए थे सेकंड, तो सेकंड में आ गया है। और जबकि हमसे पूछा है मिनट में, तो यहाँ 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 120 हो गए कितने? 2 मिनट के बराबर। कितने के? 2 मिनट, यानी कि हर 2 मिनट में वो एक बार साथ बजती हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 24 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 2 को भाग कर देने 2 से, 12 दूनी 24। अर्थात घंटियां जो हैं 24 मिनट में 12 बार एक साथ बज जाएंगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया 12 वाला। ठीक, अगला। एक सैनिक कैंप में 750 व्यक्तियों के लिए 20 दिन का भोजन था। 8 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए। अब जो भोजन है वो 10 दिन चला। कितने दिन चला है? जबकि ज्यादा दिन चलना चाहिए था। जरा देखिए, पहले लोग जो थे सैनिक थे 750, इनका भोजन था 20 दिनों का। अब कह रहा है 8 दिन बाद, यानी 8 दिन तो 750 लोगों ने ही खाया, तो ये पहले घटा लीजिएगा। यानी 750 लोगों के हिसाब से अभी भी कै दिन का भोजन है? 12 दिन का है। लेकिन कुछ सैनिक आ गए थे जिससे भोजन हमारा जो है कै दिन चल पाया? 10 दिन। चलना चाहिए था कितने? 12 दिन। चला कितने? 10 दिन। इनकी गुणा कर लो भाई, तो 12 पंजे 60,
और 12 सत्ते 84 और 6 कितने 90, यानी कि सैनिक थे 900। कितने सैनिक थे? जबकि शुरुआत में हमारे पास कितने सैनिक हुआ करते थे? 750। तो जो बढ़ गए हैं वो आए हुए सैनिक हैं, 0 घटा लो, 10 में से 5 गए 5, 8 से 7 गए 1, अर्थात नए जो सैनिक आए थे उनकी संख्या 150 थी। कितनी थी? 150। यही हमारे सवाल का सलूशन हो गया। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए। कह रहा है किसी समूह में 7 व्यक्ति हैं। कितने लोग हैं? इनमें से 60 वर्ष का एक व्यक्ति रिटायर हो गया। ठीक, अब कितने बचे? 6। भाई 7 लोग थे, एक रिटायर हो गया है तो 6 बचे हैं। लेकिन कह रहा है उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति आ गया तो फिर 7 हो गए। अब कह रहा है औसत में 4 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी कि हमारे पास 7 व्यक्ति थे, एक चला गया एक आ गया तो 7 ही रहे। औसत में कितनी कमी हो गई है? 4 की। 7 चौक 28 वर्ष की कमी हो गई है। कितने की? कमी का मतलब माइनस, अगर ये कहता प्लस वृद्धि हुई है तो हम प्लस कर देते। ठीक है। जोड़ते घटाते किसमें से हैं? जो व्यक्ति जा रहा है, यानी कि कै कितने आयु का गया है? 28। तो 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, अर्थात जो नया व्यक्ति आया है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष। उसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष है। यही आपका ऑप्शन, वो 32, सॉरी। ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? 32 वर्ष का, यानी जो नया व्यक्ति आया है उसकी आयु है 32 वर्ष। अगला सवाल। ये सवाल हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि ए का मान कितना होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको सूत्र लिखा था कि अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ आएगा तो इसकी वैल्यू ए की पावर एक्स बटे क्या होगी? वाई। ठीक है। इसी के अनुसार इसको भी लिखेंगे हम। तो ये लिखे गए 64 की पावर 2 बटे कितना? 3, और यहाँ पे चल रहा है 2 की पावर ए। इनका तब तक कुछ नहीं हो सकता है जब तक आधार दोनों एक जैसे ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे आधार 2 है तो यहाँ भी हमें 2 ही बनाना है। अब 64 को कितनी बार लिखें? 2 हो जाएं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी? 6। तो यहाँ से लिखिए 2 की पावर 6, और पहले से ही पावर 2 बटे कितनी है? 3 बराबर 2 की पावर ए है। 3 दूने 6, तो 2 की पावर 2 दूनी 4 हो गई, और यहाँ पे 2 की पावर ए। आधार दोनों के बराबर हैं तो घातें भी कैसी होनी चाहिए? बराबर, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि ऐसा जब भी आए सवाल तो बहुत केयरफुल्ली कीजिए। और ये भी सवाल जो है कई बार पूछा गया है, तो इस सवाल को बहुत विशेष तरीके से देखिएगा और इसे हल जरूर करना सीखना है। ठीक है। आगे देखो। अगला सवाल कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी? हमें जब भी कभी भी आयतन का या मतलब है क्षेत्रमिति का कोई सवाल आए तो सबसे पहले जब भी उसका कुछ दिया हो या कुछ पूछा हो तो सबसे पहले उसका सूत्र लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 154। ठीक है। तो पाई की वैल्यू लगा दीजिए 22 बटे कितना 7, आर स्क्वायर बराबर 154। आप जानते हैं 22 सत्ते 154, आर स्क्वायर ये 7 और 7 7 का स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई? 7। ठीक है। पूछ क्या रहा है? कह रहा है परिधि कितनी होगी। परिधि क्या होती है? परिधि का जो सूत्र होता है वो होता, परिधि पूछी है जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की वैल्यू जो हमने निकाली वो आई 7। कितनी? तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, यानी कि जो परिधि आई है वो आई है 44 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपका ऑप्शन इस अनुसार कौन सा ठीक है? बी वाला ऑप्शन क्या है? ठीक है। ठीक है। तो जब भी कभी आगे से भविष्य में जब भी कभी सवाल हमारा क्षेत्रमिति का आएगा या फिर हमारा आयतन संबंधी कोई आएगा तो सबसे पहले उसका क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। ठीक है। आगे देखिए। पाई किस प्रकार की संख्या है? तो ये पिछले सवालों में हमने आपको बताया था कि पाई कैसी संख्या है। तो आप लोग भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इनमें से पाई कैसी संख्या है। पाई परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है, ऋणात्मक है, किस टाइप की संख्या है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें प्रॉपर तरीके से देखी होंगी तो आप लोग इसका आंसर भली भांति दे पाएंगे। ठीक है। आगे देखिए।
कह रहा है किसी त्रिभुज के एक कोण का मान शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा। जरा देखिए, पहली बात तो ये है, कह रहा है कि जो एक कोण है उसका योग जो है वो दोनों कोणों के बराबर होता है, यानी आधे में अकेला है आधे में दोनों है। अब आप देखिए त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं कितने के, 180 के। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग, देखिए तीनों कोणों का योग, योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180। तो अब आधे में बता रहा है वो अकेला है और आधे में दोनों हैं। आधा का मतलब है जो बड़ा वाला कोण है वो है आपका 180/2 में, 2 नेम 18। अब 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, तो ये जिस कोण में 90 डिग्री का जो कोण होता है वो कहलाता है समकोण। ठीक है, तो ये जिसमें बना होगा वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब आप इसकी आकृति पे अगर जाएं तो ये आकृति कुछ इस टाइप से होती है। ये वाला कोण आपका कितना होता है, 90। तो इस त्रिभुज आपका क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा कहलाता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब आप समझें कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु का त्रिभुज का मतलब है सभी भुजाएं उसकी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर। तो देखिए अगर ये कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी सब भुजाएं हमें कैसी दिखें, बराबर। ठीक है, तो ये वाला, यानी कि ये साइड है, ये साइड है और ये भी साइड है, तो ये कहलाता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या है, तीनों कोण बराबर बराबर होंगे। जब भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक कोण हो जाएगा 180/3, 3 3 छक 18, यानी कि जो प्रत्येक कोण है वो हो जाएगा कै डिग्री का, 60 डिग्री का। कितने का हो जाएगा। इसके बाद में एक ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज। अब एक है अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय का मतलब है जिसका कोण का मान अधिक हो। अधिक कोणीय त्रिभुज क्या होगा वो जरा देखिए यहाँ से। देखो अगर ये ऐसा करके दिया है, यानी कि इसमें एक कोण का मान ज्यादा है, यानी कि ये 100 से क्या है, 90 से ज्यादा है, यानी कि जैसे मान लो 120 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिक कोणीय त्रिभुज। ये कैसा हो जाएगा, इसका मान होगा अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज, यानी कि इसमें जो एक कोण है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि इसका मान 90 डिग्री से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो वो अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। तो एक त्रिभुज हो गया आपका समकोण, एक हो गया समबाहु, एक हो गया अधिक कोण। इसे विषमबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखो कह रहा है यदि पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, यानी एक पिता है और एक इनका पुत्र है, इनकी आयु में 5 और 3 का क्या है, अनुपात है, जबकि 2 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 60 साल था। कितना था, 60। जैसे कोई आपसे कह दे कि आप 2 साल पहले 18 साल के थे, तो अब कितने के हो गए होगे, 20 साल के। ठीक है, तो 2 जब आपकी बढ़ गई है तो ये 2 लोग हैं तो इनकी भी 2 पिता की बढ़ी, 2 पुत्र की बढ़ी, अर्थात कितनी बढ़ गई, 4 वर्ष, यानी 64 हो गया। तो इनका योग 64 हो गया, 5 और 3 8। पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की जो आयु है वो है 3 वर्ष, तो गुणा में कर दीजिए, 8 8 64, 8 3 24, यानी कि जो पुत्र होगा वो कै वर्ष का होगा, 24 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, 24 साल की। ये तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं और इन्हें आराम से हो जाते हैं, क्योंकि अपनी आयु रख के भी निकल सकता है। आगे देखो, एक वृक्ष की जो ऊंचाई है वो 128 सेंटीमीटर है, जो स्वयं की 1/4 बढ़ जाती है, जो हर साल 1/4 बढ़ जाती है। 1/4 बढ़ने का मतलब अगर 4 होती है तो 1 बढ़ जाती है, अर्थात हो जाती है 5। पहले साल 4 होती है, अगली साल कितनी हो जाती है, 5, है ना। ये वृद्धि के बाद हो जाती है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, उस वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। जरा देखिए, थी कितनी, 128, हर साल 5/4, 5/4, 5/4 का नियम चल रहा है। ठीक है, तो 4 चौक 16, चौकू 64, 64 दूनी 128, करो पचम 25, पंजे 125, दूनी 250,
कितना हो गया 250, अर्थात इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 3 वर्ष बाद, वो वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब कभी भी 1/4 2/3 यानी हमसे वृद्धि कहे कि 1/3 हो गई है, अर्थात 3 में 1 बढ़ जाती है तो 4 हो जाएगी, है ना, यानी कि 4 बटे कितनी हो जाएगी 3। तो जब भी कभी ऐसा हो सकता है परसेंटेज में ना दे तो ऐसे करके दे दे, तो भी आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है कि सवाल तो कह रहा है इतने इतने की वैल्यू क्या होगी। जरा देखें यहाँ से पहले हम सब में जब भी कभी ऐसा दिया हो तो सबसे पहले है कि कॉमन लेना सीखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। सबसे पहले जो गाइस करेंगे वो करेंगे कॉमन वाली चीज। जरा इन सब में कॉमन देखो, 4 एकम 4 अट्ठे 32, 4 27 चौका 4 धाई, सब 4 कॉमन है। तो इन सभी में से हम 4 जरा कॉमन ले रहे हैं। यहाँ 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, प्लस एंड डॉट डॉट लास्ट का जो लिखा है 4 एकम 4, यानी कि कितना हो गया 1000। ठीक है, अब जरा देखो ये सब हमें घनमूल संख्याएं प्राप्त हुई, कैसी हुई देखिए जरा। 1 का घन लिख सकते हैं, इसे 2 का घन लिख सकते हैं, इसे 3 का घन लिखेंगे, और एंड डॉट डॉट ये वाला जो है हमारा 10 का घन है। कितने का घन है 10 का। अब ये वाली चीज जरा अगर हम ध्यान से देखें तो यही वाली तो चीज नजर आ रही है। तो यानी हमारे पास 4 हैं, इसकी जो वैल्यू है इन्होंने दे रखी है 3025। तो 25 चौका 100 हो गए और 4 तियाँ 12, है ना, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा 12100। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 12100। ठीक है, आगे देखिए सवाल कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के बाद भी 20% छूट दे दें तो 12% लाभ होता है, छूट ना दें तो कितने परसेंट। भाई देखिए, जब हम 20% तो हमने बढ़ा के ही तो अंकित किया होगा, अगर हम छूट नहीं देंगे तो उतना ही लाभ होगा जितना हमने बढ़ाकर अंकित किया है। ठीक है, तो हम यही पता कर ले रहे हैं कि कितना बढ़ा के। छूट हमारी दे रखी है 20% और लाभ हो रहा है 12, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 20 और प्लस कितने 12, अर्थात टोटल कितना हो गया 32। सही है, तो जब भी ये 32 है और बटे में छूट है 20 तो बचा 80, गुणा में हम लिखते हैं 100, 0 से 0, 8 चौक 32, यानी कि हमें अगर छूट ना दे तो 40% का क्या होगा फायदा हो जाएगा। कितने का होगा, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। सही है, अगर छूट देता तो बता ही रहा है 12% है, छूट नहीं देता तो जितना बढ़ाकर अंकित किया वो टोटल क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे सवाल में देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं जिनका योग 18 है और गुणनफल कितना है 80 है। यानी कोई 2 संख्याएं ले लो, हमने x और y ले ली, इनका योग 18 है और जबकि इनका जो गुणनफल है वो कितना है 80 है। कह रहा है तब उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। क्या पूछ रहा है, तो इसमें 2 तरीके हैं, एक तो सूत्र में जाइए और एक फैक्टर में जाइएगा। ठीक है, तो जरा देखो हम ऐसे ही करके देख ले रहे हैं, अगर हो जाए तो कि 80 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ें तो 18 आ जाए, 80 के ऐसे फैक्टर की गुणा करें तो 80, जोड़ें तो 18। 10 अट्ठे आपने सुने होंगे कितने होते हैं 80, 10 और 8 सुने होंगे 18 होते हैं। तो दोनों शर्तें हमारी क्या हो रही हैं पूरी, अर्थात जो x की वैल्यू है वो 10 है और y की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 है। पूछ रहा है कि संख्याओं का अंतर कितना होगा वो हमें निकालना है। तो 10 में से 8 घटा लो भाई, अंतर कितने का आ गया है 2 का अंतर आ गया है। ठीक है, आपका आंसर आ गया आपका ए वाला। ठीक, तो जब भी कभी ऐसा आए तो इसको फैक्टर में नहीं जाना है, आपको सूत्रों में नहीं जाना है, सिर्फ यहीं पे पहले क्या कर लेने, इसके गुणनखंड कर लेने हैं और आपका सीधा सीधा सा सवाल हल हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखिए यहाँ से, ये हमारे पास लिखा है, इसकी वैल्यू हम मान ले रहे हैं x, और जो भी गुणा में होता है वो बटे में चला जाता है। 0.0004 बटे में 0 पॉइंट कितना 8। पहली बात तो ये होती है कि 8 से जो है हमें इसे काटना है, तो कैसे काट दें देखो भाई, अब ऐसे तो काट नहीं सकते हैं, यहाँ आप 0 पॉइंट हटा के क्या बढ़ाते थे 0 बढ़ा देते थे, क्या बढ़ाते थे। अब यहाँ से हम सीधा सीधा 0 को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, 8 से भाग करे दे रहे हैं कितने को 4 से, तो हम पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40, अर्थात हमारा 0.5 यानी एक स्थान जो है पॉइंट और बढ़ जाएगा, एक स्थान पॉइंट। अब चूंकि यहाँ पे एक था तो एक स्थान जो बढ़ा है उससे एक पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 करिए। अब पॉइंट से पॉइंट क्या जाएंगे, हट, अर्थात अब हमारे पास आ गया 4/8 गुणा 1000। ठीक है, अब हमने जैसा कि 4 को 8 से भाग कर दिया था तो हमारा आया था 0 पॉइंट कितना 5, और ये बटे में अभी भी चल रहा है कितना 1000, अर्थात अभी भी 3 के बाद पॉइंट और खिसकाना है। तो खिसका लो, 1 के बाद तो है ही, तो 5 है, 1 2 3 के बाद पॉइंट और लगाना है। यही हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, यानी कि हमारा आंसर आ गया आपका 0.005। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अगर कभी भी ऐसा आए तो आप इसे इस टाइप से ही करिएगा। जरा देखो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ये आंसर हल करके बताइए कि 0.0002 गुणा में आपका x है और यहाँ पे 0.4 है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी। सवाल सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि इस x का जो मान है वो कितना होगा। ठीक है, इस x की वैल्यू बतानी है। आगे देखिए, कह रहा है किसी खंबे का 2/5 भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3 भाग जल में है, 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंबे की टोटल लंबाई। देखो भाई, जब हम लोग पहले बचपन में थे तो गांव में जो है लोग ऐसे ही सवाल ज़्यादा पूछते थे, और अगर नहीं बता पाते थे तो कहते थे कि तुम लोग क्या पढ़ते हो। ठीक है, जैसे वो कहते थे कि एक शिला पर्वत गिरी, आधी कींच तिहाई पानी, 10वां अंश सिवार, 52 गज बाकी रही सिलका क्या विस्तार। तो वो सवाल भी इसी टाइप से होते थे। बहुत दिनों बाद समझ में आया कि ये वही सवाल हैं जो हमसे पहले लोग बचपन में पूछा करते थे। ठीक है, गांव में क्योंकि कहावत के अनुसार ही सवालों को पूछते हैं तो वो इसी टाइप से पूछते थे। जरा देखिए कैसे थे, अब उन्हें हल कैसे करते हैं। मान लो भाई कह रहा है खंबा है, तो हमने मान लिया खंबा x है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि 5 भाग अगर हम खंबे के कर दें तो उनमें से 2 भाग क्या है, कीचड़ में है। तो कीचड़ से ऊपर कितने भाग हैं भाई, टोटल खंबे के भाग कितने हैं 5, ऊपर कितने हैं, वो कीचड़ में कितने हैं 2, तो 5 में से अगर 2 मीटर नीचे है कीचड़ में है तो ऊपर कितना है 3। तो जो भी शेष की बात जब भी करे तो आप हर बार इन्हें घटा के लिखिएगा। ठीक है, तो यानी 5 में से 2 भाग कीचड़ में है तो ऊपर कितने भाग हैं 3। आगे देखिए, अब क्या हुआ कि जो शेष भाग है यानी ये वाला है, इसमें से भी 3 में से 1 भाग जल में है। एक भाग कैसा है, 3 भाग अगर कर दें तो 1 जल में है, तो जल से ऊपर कितना है 2/3। भाई 3 में से 1 जल में है तो ऊपर हुआ 2 भाग, तो भाई हमने लिखा 2/3। कह रहा एवं 6 मीटर जल के ऊपर है, ये हमने जल के ऊपर ही निकाल लिया। ये कितना है हमारा 6, तो 2 तियां 6। ठीक है, x बराबर 5 तियां 15, अर्थात खंबे की टोटल जो लंबाई थी वो कितनी थी 15 मीटर थी। ठीक है, तो जब भी बात शेष की करता रहे, जैसे यहाँ पे लिखा है शेष, तो हर बार आपस में इन्हें ही घटा के लिखते रहिएगा। बटे का तो सेम रहेगा, ऊपर का चेंज हो जाएगा। 5 से 2 गए 3, 3 से 1 गया 2। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए इसे इसी तरह से बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अर्थात पूरे खंबे की जो लंबाई थी वो थी 15 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर संख्या। अब देखो, अगर आप लोगों ने परसेंटेज पूरी तरह से पढ़ी है तो उसमें आपको बताया गया होगा, किसी से भी पढ़ी हो तो उन्होंने भी यही बताया होगा कि जो संख्या है आपकी वो 100% होती है। संख्या होती है कितनी, 100%, यानी कोई भी संख्या हो आपस में वो 100% होती है। कह रहा है इस संख्या में से अगर हम 40% क्या करें, घटा दें, तो कितने परसेंट बचा 40, वो 60, और यहाँ पे बता रहे हैं 90 बचता है। यानी कि जो 60% है वो किसके इक्वल है, 90 के। पूछ रहा है संख्या का मान बताओ, यानी कि जो 90 है वो 60% के बराबर है, और संख्या मतलब 100% हमसे पूछ रहा है। 30 दूनी 60 और 30 तियां 90, 2 से काटो 2 50 100, 50 तियां 150, अर्थात वो संख्या हमारी कितनी होगी 150 रही होगी। ठीक है, तो यही हमारे सवाल का हल हो गया, यानी कि वो संख्या कितनी थी 150। आगे देखिए सवाल को, कह रहा है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसका हमने आपको इजी तरीका बताया था कि भाई 2 लिखिए और इस सब पे अंश, जो भी अंश है इनमें 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 300, 3 का 300 7, और 4 का 400, और बटे कितने 9,
और आपका 5 का 500 बटे कितने 13, ठीक है, गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20, भाग कर लो, सॉरी, 7 चौक 28, 2 बचा, और 7 दूनी 14। पॉइंट के बाद वाली झंझट खत्म, ठीक। 9 से काटिएगा, 9 चौक 36, 4 बचे, 9 चौक 36, और 13 चौकू 52 होते हैं, तो 13 तियां 39, यानी कि बचे कितने 11, और 13 अट्ठे 104। अब आप आराम से इनको देखिए, 40, 42, 44, 38, सबको देख के आराम से बता सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, देखो, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है 38। 38 की वैल्यू ओरिजिनल थी 5 बटे कितनी 13। और अगर हमसे कहीं से पूछता कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी इसमें वैल्यू जो है वो 44 है। 44 का मान था 4 बटे कितना 9, ठीक है। तो यही हमारा सवाल हो गया। हमसे पूछा था सबसे बड़ी है 4 बटे 9, तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, सी वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अब देखिए लास्ट सवाल है ये, कह रहा है दो संख्याओं का योग 721 है और उनका मासा 103 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो जब भी ये जोड़े वाले सवाल बताते हैं तो इनमें क्या करते हैं कि हम भाग कर देते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ से जो योग है मासा से भाग करेंगे, 721 बटे कितने 103, तो देखो 1 सत्ते 7, 3 सत्ते 21, यानी कि हमारी जो योग आ गया है अंकों का वो आ गया है 7। क्या आ गया है, ये अंकों का योग प्राप्त हो जाता है, अंकों का योग, ठीक है। तो जरा देखिए अंकों का योग आ गया है 7। अंकों का योग का मतलब है जैसे कि मान लो आपका 61 लिखा है 617, तो ऐसे करके हमें ये प्राप्त हो जाता है। अब हम उतनी संख्याएं लिखेंगे जिनका जोड़ कितना है 7 है, जैसे 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4। क्या और कोई संख्या जोड़ें तो 7 हो जाएगी, जैसे 6 और 1 7, 2 और 5 7 हो गई, 3 और 4 7 हो गई। तो और कोई संख्याएं नहीं हैं, ना ये आपस में कोई कट रही हैं। तो आप देखिए ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, 3 जोड़े संभव हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया, बी ऑप्शन आपका ठीक हो गया, ठीक है। तो यही हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे देखिएगा तो आज के लिए जो है इतना ही है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है बहुत केयरफुल्ली बनाई गई हैं और इन्हें आराम से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही सवाल जो है परीक्षा में आते हैं और उन्हीं सवालों का संकलन किया गया है जो कि परीक्षा में संभवतः पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।